Juvenile Justice, Care and Protection of Children Amendment Act 2021 has been passed by the Parliament. 2015 वाले जेजे एक्ट में क्या मेजर अमेंडमेंट्स लाए गए हैं उनके बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला और बड़ा अमेंडमेंट तो ये लाया गया है कि पहले अडॉप्शन केसेस में फाइनल ऑर्डर इशू करने की जो पावर कोर्ट के पास थी उसे अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे दिया गया है। डीएम या एडीएम जो भी अडॉप्शन ऑर्डर इशू करेगा उसके अगेंस्ट अगर किसी को अपील करनी है तो ऑर्डर इशू होने के बाद 30 दिनों के अंदर ये अपील की जा सकेगी। अपील डिविजनल कमिश्नर या जिस भी इक्विवेलेंट ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट इस पर्पस के लिए नोटिफाई करेगी, डेजिग्नेट करेगी, उसके सामने की जा सकेगी। ये जो चेंज लाया गया है इसका रीजन ये बताया गया है कि देश भर में जुडिशरी की ट्रेनिंग होने के बावजूद अडॉप्शन के केसेस को हाई प्रायोरिटी पर नहीं लिया जा रहा था और इन केसेस को डिसाइड करने में काफ़ी देरी हो रही थी बिकॉज जुडिशरी इज ओवरबर्डन्ड विद वर्क इन आवर कंट्री। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या डीएम्स या एडीएम्स हमारे देश में ओवरबर्डन नहीं है? क्या वो अडॉप्शन केसेस को हाई प्रायोरिटी पर ले पाएंगे? और अगर ले भी लेंगे तो क्या अडॉप्शन जैसा लीगल मैटर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिसाइड कर सकता है? बेशक जेजे एक्ट के तहत जो अडॉप्शन का प्रोसेस है वो एडवर्सरियल नेचर का नहीं है, तो जो एक कन्वेंशनल रोल कोर्ट का होता है उससे यहाँ पर कोर्ट का रोल थोड़ा हटकर है। बट the outcome, the consequences of this process are substantially and profoundly legal in nature, and depending on the specifics of a case, sometimes complex legal issues do come up. तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या ऐसे लीगल इश्यूज को एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिसाइड कर सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर के चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट्स और लीगल एक्सपर्ट्स कंसर्न हैं। दूसरा बड़ा चेंज सीरियस ऑफेंस की डेफिनेशन में लाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस एक्ट में बच्चों के द्वारा होने वाले अपराधों को 3 श्रेणियों में रखा गया है: पेटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस एंड हीनस ऑफेंसेस। यहाँ कंफ्यूजन ये था पहले कि जिन अपराधों में मैक्सिमम पनिशमेंट का जो टर्म है वो 7 साल से ज्यादा है लेकिन मिनिमम पनिशमेंट 7 साल से कम है, या फिर मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब ही नहीं की गई है, तो उस तरह के ऑफेंसेस को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में या हीनियस ऑफेंस की कैटेगरी में? इस एक्ट के ओवरऑल पर्पस, इसके इंटेंट और इसकी स्कीम को अगर ध्यान में रखा जाए तो बिल्कुल इस तरह के ऑफेंसेस सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में ही ट्रीट किए जाने चाहिए। और यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के केस में ऑब्जर्व की। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन भी दिया कि जल्द से जल्द ये जो एक्ट में गैप है इसे एड्रेस किया जाए। तो अभी जो अमेंडमेंट लाया गया है इसके थ्रू सीरियस ऑफेंस की जो कैटेगरी है उसमें इस तरह के ऑफेंसेस को रखा गया है। तो अब जो ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पर मैक्सिमम पनिशमेंट तो 7 साल से ज्यादा है लेकिन मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है या मिनिमम पनिशमेंट 7 साल से कम है, तो ये ऑफेंसेस सीरियस ऑफेंसेस की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तीसरा बड़ा चेंज उन अपराधों के बारे में लाया गया है जो वयस्कों द्वारा बच्चों के विरुद्ध किए जाते हैं। इस एक्ट में जो इस तरह के ऑफेंसेस दिए गए हैं उनका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से था कि जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट का टर्म 7 साल से ज्यादा है उनका ट्रायल चिल्ड्रन कोर्ट करेगा। जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट का टर्म 3 साल या उससे ज्यादा है लेकिन 7 साल से ज्यादा नहीं है उनका ट्रायल फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। और जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट का टर्म 3 साल से कम है या फिर सिर्फ फाइन है तो वहां पर ट्रायल कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा। ये अरेंजमेंट प्रिंसिपल एक्ट में दिया गया था, पर अब अमेंडमेंट के थ्रू इस अरेंजमेंट को चेंज कर दिया गया है। नाउ ऑल दी ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्रायबल बाय द चिल्ड्रन कोर्ट।
एक और सिग्निफिकेंट चेंज जो यहाँ पर लाया गया है वो ये है कि जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट का जो टर्म है, जो कारावास की सजा है, वो 3 साल या उससे ज्यादा है लेकिन 7 साल से ज्यादा नहीं है, उन ऑफेंसेस को पहले कॉग्निजेबल बनाया गया था, लेकिन अब अमेंडमेंट के थ्रू इन्हें नॉन कॉग्निजेबल बनाया गया है। These amendments are particularly relevant for the police, prosecution and the judiciary. चौथा बड़ा अमेंडमेंट लाया गया है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन को लेकर। अब सीडब्ल्यूसी में मेंबर बनने के लिए एक कैंडिडेट के पास रेलिवेंट डिग्री होना जरूरी है। डिग्री किस सब्जेक्ट में? डिग्री या तो चाइल्ड साइकोलॉजी और साइकाइट्री में होनी चाहिए, या लॉ में, या फिर डिग्री इन सोशल वर्क और सोशियोलॉजी, या डिग्री इन ह्यूमन हेल्थ, या फिर एजुकेशन में, या ह्यूमन डेवलपमेंट में, या फिर स्पेशल एजुकेशन में। एक्ट में पहले ये दिया गया था कि सीडब्ल्यूसी में मेंबर बनने के लिए एक कैंडिडेट के पास या तो हेल्थ या एजुकेशन या वेलफेयर एक्टिविटीज में 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट को एक डिग्री होल्डिंग प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होना चाहिए। अब ये क्लियर कर दिया गया है कि दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स के लिए डिग्री तो जरूरी है। दिस इज अ गुड अमेंडमेंट, क्योंकि अगर कमेटी के सभी मेंबर्स वेल क्वालिफाइड होंगे तो डेफिनेटली कमेटी की जो ओवरऑल फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होगी। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए ये अभी भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, पर यहाँ पर भी 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये और ऐड कर दी गई है कि कैंडिडेट का कोई ऑब्जेक्शनेबल पास्ट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। सो बैकग्राउंड चेकिंग इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी तरह का पास्ट कन्विक्शन, dismissal from service, involvement in child abuse or child right or human right violation, or involvement in any immoral act, or involvement in the management of a CCI. These are the elements which will disqualify a candidature, and these disqualifications have been mentioned in the act now through these amendments. The causes for termination of appointment were already given there in the act, और कुछ points rules में भी दिए गए थे। CWC के members की qualification को लेकर के पहले जो requirements थी, जो terms and conditions थी, उनको लेकर के मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, तो अगर आप उस वीडियो को भी देख लेंगे तो ये जो अभी amendments किए गए हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। पांचवा बड़ा चेंज ये लाया गया है that the role of district magistrate has been explicitly highlighted now in the act. ICPS के तहत ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट डीएम के सुपरविजन में काम करेगी। अब इसी बात को उठा करके एक्ट में डाल दिया गया है डीसीपीयू की डेफिनेशन में। वैसे जिन लोगों ने आईसीपीएस के डॉक्यूमेंट को पढ़ा है, जेजे एक्ट को पढ़ा है, जेजे रूल्स को पढ़ा है, वो ये जानते हैं कि डीएम का रोल पहले भी महत्वपूर्ण था। वो अलग बात है कि कई जगह डीएम्स को खुद इस बारे में नहीं पता था और स्टेक होल्डर्स को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, एंड दैट इज व्हाई द इम्प्लीमेंटेशन हैज नॉट बीन वेरी गुड एट द ग्राउंड लेवल। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग इम्प्लीमेंटेशन तो तभी अच्छे से हो सकता है जब गवर्नमेंट जेजे सिस्टम और इसमें काम करने वाली फंक्शनरीज को एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करे और उसके बाद इनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करे। पर शायद रियल इश्यूज पे ध्यान न दे करके कानून में फेरफार करना, बदलाव करना ज्यादा आसान होता होगा। हाँ, इससे ये बात अच्छी हुई है कि आईसीपीएस में और रूल्स में जो बातें कही गई है उनको एक्ट में सम्मिलित करने से प्रोविजंस थोड़े से स्ट्रीमलाइन हो गए हैं, एक ही जगह पर आ गए हैं, तो क्लैरिटी आ गई है। फॉर इंस्टेंस सीडब्ल्यूसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट भेजेगी और सीडब्ल्यूसी की फंक्शनिंग को लेकर के ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा। ये बात ऑलरेडी रूल्स में दे रखी है, अब इसे एक्ट में ले लिया गया है और सीडब्ल्यूसी की जो रिपोर्ट है उसके कंपोनेंट्स को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। देन सीडब्ल्यूसी और जेजे अपनी पेंडेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डीएम को भेजेंगे, उसके साथ शेयर करेंगे, ये बात एक्ट में ऑलरेडी दे रखी थी।
अब इसमें ये ऐड कर दिया है कि डीएम को जब भी जरूरत लगे तो वो किसी बच्चे के केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स से मंगवा सकता है, और इन स्टेक होल्डर्स में सीडब्ल्यूसी और जेजेबी भी शामिल है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा प्रोविजन यहाँ पर ये दिया गया है कि सीसीआईज के रजिस्ट्रेशन और उनके इंस्पेक्शन में डीएम का जो रोल है वो बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया गया है, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड चेंज, क्योंकि इससे सीसीआईज को मॉनिटर करने में ज्यादा सहूलियत रहेगी। अभी ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड कर दिया गया है कि सीसीआईज के रजिस्ट्रेशन को डिसाइड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट पहले डीएम के रिकमेंडेशन को कंसिडर करेगी, और सीसीआई के इंस्पेक्शन के लिए जो कमिटी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी वो कमिटी भी अपनी रिपोर्ट डीएम को भेजेगी। तो यहाँ पर ये क्लैरिटी आ जाती है कि जो ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी अथॉरिटी के अंदर आता है। ये बात एक्ट में ऑलरेडी दी रखी थी कि जेजेबी की पेंडेंसी को सीजेएम या जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पर सीएमएम रिव्यू करेगा, और इसके अलावा एक हाई लेवल कमेटी भी रिव्यू करेगी, और जेजेबी अपनी पेंडेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डीएम के साथ शेयर करेगा। इसी तरीके से रूल्स में ये बात ऑलरेडी दे रखी थी कि सीडब्ल्यूसी की पेंडेंसी या फंक्शनिंग को डीएम रिव्यू करेगा, इसके लिए वो इसका इंस्पेक्शन करेगा और अपनी रिपोर्ट स्टेट लेवल सिलेक्शन कमेटी के सामने सबमिट करेगा। पर क्या आज तक किसी डीएम ने सीडब्ल्यूसी की पेंडेंसी या फंक्शनिंग को रिव्यू किया है? आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि अब अमेंडमेंट के थ्रू ये बात और ऐड कर दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह डीएम अपने लेवल पर इंडिपेंडेंटली सभी स्टेक होल्डर्स का इवैल्यूएशन करवा सकता है। अब जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में जो सीसीआईज हैं, डीसीपीयू है, एसजेपीयू है, वहां तक तो ठीक है, पर ये थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है कि सीडब्ल्यूसी जो कि एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है और जेजेबी जो कि एक प्योर प्रॉपर जुडिशियल बॉडी है, उनका इवैल्यूएशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करे, इससे कहीं उनकी इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी में अनड्यू इंटरफेरेंस तो नहीं होगा। ओनली फ्यूचर कैन टेल हाउ विल दिस टर्न आउट टू बी। कुछ चेंजेस डेफिनेशंस में किए गए हैं। There are some minor changes here and there. Let me know if you want me to explain them too. I'll make a separate video. अपील वाले सेक्शन में क्या चेंज है वो मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक सिग्निफिकेंट चेंज और लाया गया है उस सेक्शन में जो बच्चों की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। पहले पुलिस पर ये रेस्ट्रिक्शन था कि जो केस क्लोज हो गया है यानी डिस्पोज ऑफ हो गया है, उस केस में बच्चे से संबंधित जानकारी जो भी रिकॉर्ड है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के पर्पस के लिए डिस्क्लोज नहीं करेगी। अब यहाँ पर ये ऐड कर दिया गया है कि चाहे केस पेंडिंग हो या क्लोज, पुलिस इस तरह का जो रिकॉर्ड है उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकती है। सो दिस अमेंडमेंट हैज बीन ब्रॉट आउट इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। इट वाज रिक्वायर्ड, but there are many other shortcomings in the JJ Act which have been left completely unattended in the 2021 amendment. I guess I could give you a brief and broad overview of these amendments. आप मेरे पुराने जो भी JJ Act से related videos हैं उन्हें अगर देखें तो please watch them in the light of these amendments. Thank you for being on this channel.